नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि इकोलॉजी क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और ये हमारे लिए कहाँ कहाँ अपन इसको अप्लाइड कर सकते हैं। अपन ने बताया था कि इकोलॉजी को अगर अपन सरल शब्दों में डिफाइन करें तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है या उसके चारों ओर का जो पर्यावरण है, उसे हम उसका इकोलॉजी अथवा उसका पर्यावरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार हम इसको स्कोप के लिए तैयार कर सकते हैं, कहाँ इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं इसको इकोलॉजी ए प्रीव्यू के बारे में। अपन जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव बिना अपने वातावरण के अपने आप को जीवित रखना या अपने आप को विकसित कर पाना या अपने आप को निरंतर रूप से ग्रोथ करवाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। चूँकि अपन ये भी मानते हैं कि अगर किसी भी जीव को उसके वातावरण से अगर अपन अलग करते हैं तो उस जीव के साथ साथ उस वातावरण पर भी उसका हानिकारक प्रभाव हमारे को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अपन इसको किसी भी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। प्रीव्यू के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन मानते हैं कि ये जो जीव जो होते हैं ये अपने आप को डेवलप करवाने के लिए, अपने आप को विकसित करवाने के लिए एक निश्चित प्रकार के वातावरण के साथ साथ अपने आप को एक हैबिचुअल बनवाते हैं, जिसके लिए ये अपने आप का एक निवास स्थान तय करते हैं। चूँकि ये जिस स्थान पर रहते हैं उसका एक वातावरण होता है और उसमें कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं जो उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ये दोनों ही चीज़ें उसके लिए अलग अलग हैं। अगर किसी भी जीव का उसके चारों ओर उपस्थित वातावरण की अगर अपन बात करते हैं तो उसको अपन कहते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। क्लियर? मतलब जो जीव जहाँ रह रहा है उसका जो वातावरण है उसको अपन उसका सूक्ष्म वातावरण कह सकते हैं। अगर उसी जीव के साथ उसी जीव का कंप्लीटली भौतिक और रासायनिक और जैविक, जिसमें फिजिकल है, केमिकल है और बायोटिक फैक्टर्स, इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो ये उसका अपना पर्टिकुलर एक मैक्रो एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें वो अपने आप को विकसित भी करता है, अपने आप के अंदर ग्रोथ भी करवाता है और अपना परिवर्धन भी करता है। तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के बेस पर अपन उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो के रूप में। क्लियर है? अब एक इसके अंदर एक छोटा सा शब्द अपन ऐड करते हैं जिसके बारे में अपन जानते हैं कि ये एक बायोस्फीयर। क्या होता है बायोस्फीयर? भाई अपन मानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ जीवन संभव है या जहाँ जहाँ जीव अपने आप को ग्रोथ अवस्था में रखते हैं, वृद्धि अवस्था में रखते हैं, परिपक्व अवस्था में रखते हैं, वो उसका अपना एक बायोस्फीयर कहलाता है। अब ये जो बायोस्फीयर जो होता है, अगर अपन इसको अपन सरल शब्दों में डिफाइन करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीव उपस्थित हो, जहाँ पर जीवन के उपस्थित हो,
उसको अपन क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये बायोस्फीयर का मतलब ये नहीं है कि बायोस्फीयर के प्रत्येक भाग पर जीवन संभव हो। जैसे अपन बात करेंगे, जैसे पैराबायोस्फीयर। पैराबायोस्फीयर वह पार्ट है बायोस्फीयर का जिसमें कंप्लीटली डेजर्ट्स आता है, माउंटेन रेंज आती है, क्लियर, और ओशियंस आते हैं। ये वो क्षेत्र है, और अपन इसके साथ अपन नॉर्थ प्लस साउथ पोल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन विशेष क्षेत्रों में रहने के लिए प्रत्येक जीव को अपने अंदर कुछ विशिष्ट अनुकूलित लक्षण एडॉप्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर अपन इन क्षेत्रों के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जो जीव हैं वो अपने आप के अंदर एक विशिष्ट अनुकूलित वातावरण वाले होते हैं, जो इसी प्रकार के वातावरण में अपने आप को रख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, पैरा बायोस्फीयर। अब डेजर्ट, माउंटेन रेंज, ओशियंस और नॉर्थ व साउथ पोल के अलावा जो भी शेष भाग है बायोस्फीयर का, उस बायोस्फीयर को अपन बोलते हैं यू बायोस्फीयर। क्लियर। अब ये यू बायोस्फीयर वही है जहां पर सरलता से जीवन यापन आसानी से अपन कर सकते हैं। अपन इस बायोस्फीयर के आधार पर अपन बता सकते हैं कि जीव जो हैं वो अपने आप को हमेशा एक हैबिटाट के अंदर रखते हैं, और वो जो हैबिटाट जो होता है वो दो प्रकार से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। हैबिटाट जो है उसको अपन एक तो अपन मानते हैं टेरेस्ट्रियल, और एक होता है अपना एक्वाटिक हैबिटाट। ये दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर जीव अपने आप को आसानी से जीवित या अपना वृद्धि वाला क्षेत्र मानते हैं, जहां पर अपना आसानी से निवास करते हैं या अपन अपना हाउस होल्ड तैयार करते हैं। क्लियर है। अब देखिए डियर, टेरेस्ट्रियल के बारे में अपन जानते हैं और एक्वाटिक के अंदर जानते हैं। टेरेस्ट्रियल वही है जितने भी जो जीव है जो स्थल के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं उसको अपन टेरेस्ट्रियल टाइप का कहते हैं, और एक्वाटिक में वो सभी जीव आ जाते हैं जो जल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं या जो जलीय वातावरण में अपने आप को तैयार करते हैं, वो उनका क्या हो जाएगा, हैबिटाट। अब अगर इसके बारे में अगर अपन और देखें तो अपन को देखने को मिल रहा है कि ये जो है, ये जो जीव है जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अंदर कई प्रकार के फैक्टर्स इसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। वो प्रभाव चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, लेकिन अपना प्रभाव जरूर डालेंगे। अब इस प्रभाव के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स जो है अपन उसको दो भागों में, फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर, और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा अपना एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स क्लियर है। एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक और अजैविक घटक ये दोनों कंबाइंड रूप से किसी भी हैबिटाट में रहने वाले जीवों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अब अगर इसको अपन और सरल शब्दों में अगर देखें तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस बायोस्फीयर का भी एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि वो सभी कारक जो जैविक क्रियाओं के रूप में पाए जा रहे हैं और अपना प्रभाव उससे होने वाले
मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा डालते हैं वो सभी हमेशा बायोटिक फैक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा बायोस्फीयर के अंदर वो सभी फैक्टर जो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों ऐसे पार्ट है जहां पर कंप्लीटली जितने भी एबायोटिक फैक्टर है वो सब अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें वायवीय है, जलीय है और जमीन है या भूमि वाला पोर्शन है जो इसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि बायोटिक फैक्टर तो वही है जो बायोस्फीयर के अंदर शामिल होता है। बायोटिक फैक्टर वही है जो बायोस्फीयर के ऊपर डिपेंड है, और एबायोटिक फैक्टर वो है जो बायोस्फीयर के अलावा इस पृथ्वी के ऊपर 3 और मुख्य भागों के रूप में है, जिसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर है, जो एबायोटिक फैक्टर के लिए अपना काम तैयार करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मीनिंग क्या हो गया कि बायोस्फीयर के अंदर तो अपन जीवों के लिए जीवित स्थान मान ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा पार्ट भी है जो जीवों को रहने के लिए निवास के साथ साथ उसका एक पर्टिकुलर एक वातावरण तैयार करता है, जिसमें वो अपने अंदर ग्रोथ भी करवाता है और अपने आप को डेवलप भी करवाता है। अब देखो डियर, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हो गए, उसके साथ 3 विशिष्ट क्षेत्र और हो गए। अब इसके बाद अपन ने बात की थी कि ये एक हैबिटाट का एक पोर्शन है। अब ये पोर्शन तो है, लेकिन ये इन जीवों के साथ ये इनके जीवों के ऊपर अपना एक प्रभाव भी डाल रहे हैं। तो ये प्रभाव के साथ साथ जो इनका आपस में एक इंटर रिलेशन तैयार जो हो रहा है, ये जो अपने आप में एक इंटरडिपेंडेंट है, ये दोनों ही क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रोसेस करवाने का काम करते हैं, जिसके लिए अपन ने इसके लिए डायनेमिक शब्द यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी गतिशीलता प्रदर्शित जरूर करते हैं। अब देखिए डियर, ये जो कारक है इनके ऊपर अपना प्रभाव डाल ही रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रभाव के साथ साथ अपन ये मानते हैं कि किसी भी जीव के लिए कोई भी कारक एक निश्चित मात्रा में जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उसको उसका लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है या उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। तो क्या कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में तैयार करते हैं। क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं इसी के रूप में कि ये आपस में लिंक्ड है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने लिए एक भोजन का भी तैयार करते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जितने भी जीव है वो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या अपने एनर्जी फ्लो के लिए किसी न किसी फूड पार्टिकल ऊपर अपना डिपेंड जरूर रहेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल के बेस के ऊपर एनर्जी फ्लो है, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं कंज्यूमर्स, फिर आते हैं डिकम्पोजर, जिसको अपन रिड्यूसर भी कहते हैं। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स वही है जो हमेशा अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसमें फोटोसिंथेटिक है,
एल्गी है, प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। कुछ ये सभी है जो सम्मिलित रूप से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिसको अपन फर्स्ट प्रोड्यूसर्स के रूप में जानते हैं। सेकंड आता है अपने कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के जो अपने भोजन के लिए, अपने फूड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इन प्रोड्यूसर्स के रूप पर क्या रहते हैं, पूर्ण रूप से डिपेंड रहते हैं। ये जो कंज्यूमर होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाने में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से असक्षम होते हैं, कभी भी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। अब ये अगर इसके ऊपर डिपेंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भोजन के रूप में, फूड पार्टिकल के रूप में या तो क्या हो जाएंगे, हर्बीवोरस या कार्निवोरस या ऑम्निवोरस। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वही है जो अपना भोजन डायरेक्ट पादपों से ले रहे हैं, वेजिटेबल है, और कार्निवोरस वो है जो मांसाहारी के रूप में है, जीवित या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है, कार्निवोरस। और ऑम्निवोरस क्या है, जो किसी न किसी भी अवस्था में अपना भोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, चाहे जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे वेजिटेबल ही क्यों ना हो, मतलब वो सभी प्रकार के भोजन को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, इसका एक कंज्यूमर्स के रूप में है। अब आता है अपना डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स अपघटक, जिनको अपन सरल शब्दों में क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक के लिए अपन क्या मानते हैं कि ये वो कारक होते हैं जो मृत जीवों से अवशोषण के रूप में या फिर उसके क्षरण के रूप में या फिर उसके कार्बनिक पदार्थों को अपने सूक्ष्म मात्रा में भोजन के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। या कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं, अपघटक या डिकम्पोजर वो होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा से मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन डिकम्पोजर अथवा अपघटक अथवा रिड्यूसर्स कहते हैं। क्लियर है। तो आज अपन ने जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी वो है इकोलॉजी का एक छोटा सा प्रीव्यू, जिसके अंदर अपन इकोलॉजी और इको सिस्टम के रूप में बात करते हैं। देखो डियर, ये जो भी प्रोसेस है छोटा सा, जिसमें बायोस्फीयर के साथ साथ पैराबायोस्फीयर और यू बायोस्फीयर है, ये वो पार्ट है जो एक मैक्रो इकोसिस्टम को तैयार करता है। मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो जिस पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीव अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम है, जहाँ पर जीव अपने आप को ग्रोथ करवाने के लिए तैयार करते हैं, जहाँ पर उनको आसानी से जीवन मिल सके, वो अपना एक छोटा सा क्या है कि मैक्रो इकोसिस्टम है। क्लियर है, आया समझ में। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट्स हो तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर या फिर अपने क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं या कुछ सजेशन दे सकते हैं। इन सब के मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करवाने के लिए मटेरियल मैं तैयार कर ही रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चाहते हैं कि जो भी अपन कर रहे हैं काम उसको अपन ऑनेस्टली करें और उसका बेनिफिट लें, ताकि हमारे आगे आने वाले समय में अपन उसकी इम्पोर्टेंसी समझ सकें। क्लियर? ओके, थैंक यू।